नमस्कार मित्रों, लक्ष्य क्लासेज आरा में स्वागत है आपका पुनः एक बार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ाई की है उस पे आधारित है। और आगामी जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की परीक्षा है उसके हिसाब से जो संभावित प्रश्न है इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर जाकर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय जाने वाले बच्चों के समायोजन की परख किस कसौटी पर हो सकती है? समायोजन, एडजस्टमेंट, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडजस्टमेंट कैसा हो रहा है समाज के साथ, इसकी कैसे हम लोग पड़ताल करेंगे? तो ऑप्शन है आत्मनिर्भरता तथा स्वपूर्णता। आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंसी है और स्वपूर्णता की स्थिति वही है कि जब बच्चा अपने बेसिक नीड्स के लिए अपने आप पर निर्भर हो जाए। दूसरा है शैक्षिक प्राप्तियां, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं। मित्रों की संख्या, विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो उसके मित्रों की संख्या बढ़ती है, तो क्या यह आधार हो सकता है? या बच्चे की प्रसन्नता, जैसे विद्यालय में जाता है बच्चा पहली बार तो काफ़ी प्रसन्न होता है, कुछ बच्चे रोते भी हैं, तो क्या इसको कसौटी माना जाए? तो इसका सही उत्तर जो है वह आत्मनिर्भरता तथा स्वपूर्णता होता है कि विद्यालय जाने के बाद बच्चा जो है वह विद्यालय में आत्मनिर्भर हो सकता है। वह हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने केयर टेकर्स को ढूंढता नहीं है। तो यह उसका एडजस्टमेंट है कि वह दूसरे लोगों के साथ भी रहकर अपने कार्यों को कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल परफेक्टनेस किससे प्रकट होता है? भयमुक्त होना, क्रियाशील होना, किसी परिवेश में समायोजित होना या आशावादी होना? तो इमोशनल परफेक्टनेस जो है वह व्यक्ति को क्रियाशील बना देता है। क्रियाशील होना इसका, चूँकि भय जो है यह लाइफ लॉन्ग रहने वाली चीज़ है, यह कभी भी किसी परिस्थिति विशेष में उत्पन्न हो सकती है और इसका परिपक्वता से कोई खास मतलब नहीं है, थोड़ा इफेक्ट होता है बट बहुत ज़्यादा इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वह क्रियाशील होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण का पहला अध्याय शुरू होता है। तो समाजीकरण हम लोग जैसा जानते हैं कि बचपन जो होता है वह शुरुआत होता है और समाजीकरण का पहला स्टेप जो है वह परिवार से शुरू होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संप्रेषण संभव है, कम्युनिकेशन किसके बीच में? मशीन तथा मानव के मध्य, मानव तथा प्रकृति के मध्य, पशु तथा मानव के मध्य तथा मानव और मानव के मध्य। तो संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन, वह पॉसिबल होता है मानव मानव के मध्य। पशु तथा मानवों के मध्य कम्युनिकेशन होता है मगर वह एक तरफा होता है। जैसे जो पेट्स हैं, पालतू पशु हैं, उनके साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारी बात तो इशारों को समझ जाते हैं, बातों को तो नहीं समझेंगे क्योंकि उनका भाषाई विकास नहीं होता है, बट वो हमारे इशारों को समझ जाते हैं, तदनुकूल कार्य कर लेते हैं। मगर वह संप्रेषण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह दो तरफा नहीं है और उसमें कुछ खास इशारे जिनके लिए वह विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं उन्हीं को समझ पाते हैं, और बाकी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन में इशारे होते हैं या बातें होती हैं उनको वह नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका मानव तथा मानव के मध्य होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रायः लड़के लड़कियों से अधिक आक्रामक तेवर रखते हैं। इसका एक कारण जनरली ऐसा देखने में आता है कि लड़के जो हैं वह काफ़ी आक्रामक होते हैं। जब तक उनको नैतिकता का बढ़िया से विकास नहीं हो जाता है तब तक आक्रामकता उनकी थोड़ी दिखती है। तो यह क्यों होता है? इसका सही उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण होता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं वही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले बालक किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? विद्यालय में प्रवेश करने वाले बालक मतलब 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं और जब विद्यालय में आते हैं तो अन्य बच्चों के साथ किस तरह का, चूँकि व्यवहार जो उनका होगा वह अन्य बच्चों तथा शिक्षकों के साथ होगा, तो वह व्यवहार किस तरह का होता है? शत्रुतापूर्ण, प्रतिस्पर्धी, मित्रवत या प्रतिरोधी? तो इसका सही उत्तर है मित्रवत। बच्चे अक्सर मित्रवत व्यवहार करते हैं। जब तक वो नॉर्मल बच्चा है अगर कोई, तो वह मित्रवत व्यवहार ही रखेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक बालक किस आयु वर्ग में प्रौढ़ता तथा शर्मीला व्यवहार प्रदर्शित करता है। बच्चे जो है वह प्रौढ़ता वाली जो व्यवहार है उसका प्रदर्शन शुरू करते हैं या शर्मीलेपन की भावना बढ़ जाती है, तो यह होता है उत्तर किशोरावस्था में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बालक सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन प्रारंभ करता है, मतलब स्टार्ट कब होता है, उसका सोशलाइज बिहेवियर जो है वह कब होता है। तो यह शुरुआत होता है व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया प्रारंभ करने पर। दो ऑप्शन इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हैं कि अन्य बच्चों के संपर्क में आने पर, लेकिन अन्य बच्चों के संपर्क में आने से पहले बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, मतलब व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया, जब एक्शन रिएक्शन इसका प्रारंभ होता है अन्य लोगों के साथ, तभी इसका सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शैक्षिक कार्यों के मापक के रूप में किसका प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। शैक्षिक कार्यों के मापक के रूप में हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वह मानसिक आयु होगा। मानसिक आयु, मेंटल एज को हम लोग शैक्षिक मापक के रूप में ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किशोरावस्था को द्वंद्व का काल क्यों कहा जाता है। किशोरावस्था जो होती है उसको द्वंद्व का काल भी कहा जाता है, आंधी तूफान का काल, द्वंद्व का काल इत्यादि नामों से जानते हैं। तो यह क्यों होता है? यह उस समय किशोरों की जो वर्तमान अवस्था होती है, वर्तमान आवश्यकता जो होती है, जो नीड्स हैं उनके, और जो नैतिक मूल्य उसने समाज से सीखा है, अपने इंटरनल क्या बोलेंगे अंतःकरण से सीखा है, उन नैतिक मूल्यों में द्वंद्व कहीं कहीं उपस्थित हो जाता है और उसे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यह नैतिक तर्कणा का काल होता है, और चूंकि जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं होता है इस समय, तो इस तर्कणा के बीच में बच्चा फंसने की स्थिति में आ जाता है। तो इसे हम लोग इसी कारण से द्वंद्व का काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड्डियों के कठोरता के आधार पर बालकों की आयु का निर्धारण क्या कहलाता है। दंत आयु, दांत के हिसाब से भी हम लोग आयु वर्ग का निर्धारण करते हैं बच्चों में, उनके हड्डियों के कठोरता के आधार पर करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पे करते हैं। तो इसमें कंकाल तंत्रीय आयु जो है यह ऑप्शन है सही। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष के बच्चे में किस तरह की वृद्धि मुखर रूप से दिखने लगती है। 11 वर्षीय बच्चा कोई है तो उसमें निश्चित तौर पर सभी तरह की वृद्धि हुई है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक वगैरह वगैरह। तो 11 साल के बच्चे में मुखर रूप से दिखने लगती है, मतलब जो बाहर से दिखने लगता है वह पेशीय विकास होता है, मांसपेशीय विकास। 11 वर्षीय बच्चे के मांसपेशियां पहले की अपेक्षा सुदृढ़ तथा विकसित हो जाती हैं, तो इसका उत्तर मांसपेशीय विकास है। अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग बच्चे का नैतिक विकास उसके तथा समाज के बीच होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम है। बच्चे का नैतिक विकास प्रतिक्रियावादी होता है, और यह किसका कथन है, यह किसका विचार है? यह जीन पियाजे का विचार है। नैतिक विकास समाज तथा बच्चे के बीच क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है उसी का परिणाम होता है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि नैतिकता को कृत्रिम वस्तु मानने वाले विद्वान कौन है। हमने क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको कि नैतिकता एक कृत्रिम वस्तु है ऐसा मानना था सिगमंड फ्रायड का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शिक्षण की साहचर्य विधि के प्रणेता कौन है। शिक्षण की साहचर्य विधि की प्रणेता मारिया मोंटेसरी जी हैं, सही उत्तर है मारिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न देखते हैं बुनियादी विद्यालयों की स्थापना। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसकी स्थापना उन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग भारतीय न्याय व्यवस्था में बचपन की आयु क्या निर्धारित की गई है। भारतीय न्याय व्यवस्था में जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसमें 0 से 14 वर्ष तक बचपन की आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई। 1954 में, 1988 में, 2004 में, 1976 में। इसका सही उत्तर है 1988 में। 1988 में संविधान संशोधन के माध्यम से
मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हंटर आयोग को सुझाव देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम होना चाहिए, प्रथम भारतीय कौन थे? तो हंटर आयोग को सबसे पहला सुझाव देने वाले भारतीय थे ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का पहला बालिका विद्यालय खोलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो निश्चित तौर पर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोलने का श्रेय ज्योतिबा फूले जी को जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान की खोज की स्वतंत्रता, ज्ञान के खोज की स्वतंत्रता मतलब ज्ञान खोजने के लिए बच्चे और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी स्वतंत्रता के प्रबल पैरोकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में काम करते समय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की खोज की स्वतंत्रता की पैरवी की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शिक्षा तथा लोकतंत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो शिक्षा तथा लोकतंत्र जॉन डीबी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा में लोकतंत्र की बहुत बढ़िया तरीके से वकालत की है। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा प्रकृति की गोद में किसका शैक्षिक दर्शन है? तो निश्चित तौर पर यह रविंद्रनाथ ठाकुर का शैक्षिक दर्शन है और इसी पर आधारित शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना भी की है जहाँ प्रकृति की गोद में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है नैतिक दुविधा तथा नैतिक तर्कणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नैतिक दुविधा तथा नैतिक तर्कणा की सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग हैं। इन्होंने नैतिक तर्कणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और नैतिक दुविधा का दो कंडीशंस अगर आते हैं तो दोनों में से कौन से कंडीशन को बच्चा सिलेक्ट करेगा उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात आ जाती है नैतिकता की और दूसरी बात आ जाती है उसकी आवश्यकता की। तो इन दोनों के बीच में एक तर्क होता है और उस तर्क में जीतने वाला जो होता है उसी व्यवहार को बच्चा अपनाता है। यही नैतिक दुविधा तथा नैतिक तर्कणा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नैतिकता के पालन में रुकावट पैदा नहीं करता है कौन सा ऐसा कॉज है? सामाजिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियां तथा आर्थिक स्थिति। तो निश्चित तौर पर इसमें रुकावट नहीं पैदा करने की कंडीशन में आर्थिक स्थिति है जो नैतिकता के पालन में रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वह कहीं ना कहीं नैतिकता से सीधे रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एनी बेसेंट ने किसे विश्व गुरु की उपाधि दी थी? एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड थी, उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक विद्वान थे, उन्हें विश्व गुरु की उपाधि दी थी। हालांकि इन्होंने 2 साल बाद ही उस उपाधि को लौटा दिया था तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना नाता तोड़ लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि खेलों के माध्यम से किसका विकास होता है? शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, उपरोक्त सभी। निश्चित तौर पर खेलों के माध्यम से सबका विकास होता है, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कंडीशन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी अगर परीक्षा कक्ष में अन्य छात्रों को कदाचार पूर्वक परीक्षा देते हुए देखता है मगर वह इसमें लिप्त नहीं होता है, विद्यार्थी नैतिक विकास के किस अवस्था में? जैसे क्लासरूम में कंडीशन दिया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे बैठकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं और बहुत से बच्चे उसमें चीटिंग कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें एक बच्चा है जो कि अनफेयर मीन्स को यूज करने के कंडीशन में है मगर उसका जो नैतिकता है वह इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो यह कौन से स्टेज का बच्चा हो सकता है? तो निश्चित तौर पर यह उत्तर परंपरागत अवस्था का बच्चा होगा क्योंकि इसमें जो है अंतःकरण प्रेरित जो नैतिकता होती है वह बाह्य उद्दीपकों पर भारी पड़ता है। बाह्य उद्दीपक उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना कि उसका अंतःकरण महत्वपूर्ण होता है। और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग कि किशोरावस्था में नेतृत्व निर्भरता सर्वाधिक होती है। किशोरावस्था में नेतृत्व क्षमता जो होती है वह सबसे ज़्यादा
प्रभावित होती है शारीरिक शक्ति तथा आकार से। अकादमिक सफलता, लोकप्रियता, मानसिक चेतना इत्यादि की गणना नेतृत्व के लिए उतनी नहीं होती है जितनी कि शारीरिक शक्ति तथा आकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बाल विकास में शारीरिक परिवर्तन का क्रम क्या होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर वंशानुक्रम से निर्धारित होता है या कहा नहीं जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है कि परिवर्तन का क्रम जो है वह सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकों के सृजनात्मक गुण को किस श्रेणी में रखेंगे? बालकों का जो सृजनात्मक गुण होता है वह एक प्राकृतिक गुण होता है। यह वंशानुगत नहीं होता है, अर्जित नहीं होता है और सार्वभौमिक भी नहीं होता है। सृजनात्मक गुण बच्चों में अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग स्तर का होता है, तो इसलिए हम इसे सार्वभौमिक गुण नहीं कह सकते हैं। यह अर्जित गुण भी नहीं है क्योंकि यह बच्चों में जन्मजात होता है। बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के बच्चे सृजनात्मक हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में गायन कला या चित्रकला वगैरह की जो ये क्वालिटीज़ हैं वह बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और वंशानुगत नहीं है, जरूरी नहीं है कि पिता में जो गुण हो वह बच्चे में आए ही सृजनात्मकता का गुण, इसलिए यह वंशानुगत भी नहीं है, तो यह प्राकृतिक गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सृजनशीलता को धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। पॉजिटिवली सृजनशीलता को कौन प्रभावित नहीं करता है? प्रशंसा, प्रोत्साहन, दृढ़ता, अंधानुकरण। निश्चित तौर पे धनात्मक रूप है तो जितने भी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी वो सारी इसको धनात्मक रूप से ही प्रभावित करेंगी। और एक नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है अंधानुकरण, तो यह सही ऑप्शन यही होगा अंधानुकरण, जो कि धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बच्चों का भाषाई विकास प्रभावित नहीं होता है। बच्चों के भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है? व्याकरण, संप्रेषण, घर में अन्य बच्चों की उपस्थिति या शारीरिक विकास? तो शारीरिक विकास करता है। अगर बच्चे के मुंह या जो बोलने वाले अंग हैं उनका शारीरिक विकास सही हुआ है तो बच्चा भाषा जल्दी सीखता है, कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। घर में अन्य बच्चों की उपस्थिति से भी उसके प्रैक्टिस और उसे कहने सुनने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, जिससे भाषाई विकास प्रभावित होता है। संप्रेषण से कम्युनिकेशन, घर के अन्य सदस्यों के साथ या अन्य सदस्यों के बीच जो संप्रेषण होता है उससे भी भाषाई कौशल का विकास होता है। बच्चों का नए नए शब्द सीखते हैं, उनका प्रयोग सीखते हैं। मगर व्याकरण से, व्याकरण जो होता है बच्चों का अपना ही व्याकरण होता है। और व्याकरण के बारे में कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि बच्चे जब विकसित होते हैं तो उनके दिमाग के अंदर एक व्याकरण प्राकृतिक रूप से विकसित होता है, जिसमें उसे बताया नहीं जाता है कि आपको इस तरह से, बल्कि वह अपने परिवेश से, आसपास के लोगों से सुनते समझते हुए उस व्याकरण को इतने गहराई से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि बगैर किसी विशेष ट्रेनिंग के वह लगभग सही व्याकरण का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो भाषाई विकास को व्याकरण जो है, भाषाई व्याकरण, वह प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मानसिक विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? मानसिक विकास क्लासेज में हमने डिस्कस किया है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और आदमी मृत्यु के दिन तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? शारीरिक विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है यह एक बड़ा ही सूक्ष्म विषय है और जीव वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इसको भाषा शास्त्र में हम लोग देखते हैं तो यह सामान्यतः 0 से 18 वर्ष या उससे कुछ अधिक वर्षों तक चलते रहता है। तो इसको 0 से 24 वर्ष तक हम लोग मैक्सिमम ले लेते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है वह 24 वर्ष के बाद भी चलते रहता है, बट उसकी स्पीड जो है वह स्लो हो जाती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो गिवन है, दिया हुआ है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये विकास जीवन पर्यंत नहीं चलेगा। प्रौढ़ावस्था के बाद, मतलब वृद्धावस्था में जो विकास होता है वह नेगेटिव साइड में चला जाता है, उसका एस्पेक्ट जो होता है नेगेटिव हो जाता है, मतलब वह क्षरण की दिशा में चल देता है।
तो इसका सही ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में से 24 वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि लिखना पढ़ने की तुलना में आसान है तथा बच्चे पढ़ने की तुलना में लिखना पहले जान जाते हैं। यह किसका विचार है? यह मारिया मोंटेसरी जी का विचार है कि सुबोपली जो है सुनना, बोलना, पढ़ना तब लिखना, उसको वह उल्टा कर देते हैं कि सुनना, बोलना, लिखना और उसके बाद पढ़ना। चूंकि इनका मानना यह है कि पढ़ने में बच्चों को उच्चारण संबंधी दिक्कतें होती हैं, जबकि लिखने में उनका पेशीय विकास, उंगलियों की पेशियों का विकास उतना हो गया होता है कि वह आसानी से अक्षरों को लिख सकें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की चरम अवस्था क्या है? तो नैतिक विकास जब अपने चरम पर पहुंचता है तो अंतःकरण प्रेरित नैतिकता जो है यह प्रभावी हो जाती है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बाल विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन साहब। ये बाल विकास के नहीं, मानव विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कह सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जो विकास के क्रम को बांटा है, विकास की अवस्थाओं को बांटा है, उसको जीवन पर्यंत बांटा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है। हालांकि सिलेबस में हम इसे बाल विकास के संदर्भ में ही पढ़ते हैं अपने डीएलएड के सिलेबस में, मगर इन्होंने व्यक्ति के विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पोक्सो एक्ट बच्चों को किस मामले में सुरक्षा प्रदान करता है? पोक्सो एक्ट जैसा हम जानते हैं कि यह यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया कानून है, जिससे कि बच्चों के यौन अधिकारों की सुरक्षा हो सके और यौन अपराधों से उन्हें बचाया जा सके, और अगर कोई ऐसे अपराधी हैं तो उन्हें दंडित किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि समाजीकरण का सबसे जटिल विकास किस अवस्था में होता है? समाजीकरण का सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है किशोरावस्था में। तब बच्चे मानसिक रूप से विकसित हो गए होते हैं, मगर मानसिक उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव की कमी होती है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में अनुभवों की कमी होती है, इसलिए यह सबसे जटिल विकास यहाँ समाजीकरण का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। सृजनात्मकता की विशेषताओं में से है, कौन कौन सी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं? यह बच्चे में अनुवांशिक रूप से आती है, सृजनात्मकता नहीं आती है, यह आंसर सही नहीं है। यह परिवर्तनशील होती है, सृजनात्मकता परिवर्तनशील होती है। इसको अगर उचित प्रोत्साहन, मार्गदर्शन तथा माहौल दिया जाए तो सृजनशीलता को ज़्यादा किया जा सकता है। अगर उचित माहौल न मिले तो यह कम हो सकता है, धीरे धीरे इसका लोप हो सकता है, धीरे धीरे इसकी गति बढ़ सकती है, इसलिए यह परिवर्तनशील होता है। इसका मात्रात्मक मापन किया जाता है। सृजनशीलता का हम जैसा कि जानते हैं कि इसका मात्रात्मक मापन नहीं कर सकते, इसका कोई स्केल नहीं बना हुआ है, तो सृजनशीलता की विशेषता यह नहीं है मात्रात्मक मापन। इसका हम लोग गुणात्मक मापन कर सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक मापन नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा ज़्यादा सृजनशील, एक कम सृजनशील हो सकता है, लेकिन उसे 10 के स्केल पे हम लोग या किसी स्केल पे माप नहीं सकते हैं कि 10 में से इसे कितना मार्क्स दिया जाए इसके सृजनशीलता के लिए। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसे परिमार्जित नहीं किया जा सकता है, यह भी गलत है। इसे परिमार्जित किया जा सकता है, सृजनात्मकता को उचित माहौल तथा समर्थन देकर इसे बढ़ाया जा सकता है। यह बुद्धि लब्धि आधारित है, तो यह बुद्धि लब्धि आधारित भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बौद्धिक रूप से ज़्यादा सक्षम होते हैं वो ज़्यादा सृजनशील हों। कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी सृजनशीलता के मामले में ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले बच्चों से आगे हो सकते हैं। तो विशेषताओं में से कौन सा है? एक ही विशेषता है इसकी कि यह परिवर्तनशील होती है। इसका मात्रात्मक मापन नहीं किया जा सकता है, परिमार्जित नहीं किया जा सकता है दिया हुआ है, लेकिन इसे परिमार्जित किया जा सकता है। यह बुद्धि लब्धि आधारित नहीं होती है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि नैतिकता के विकास से छात्रों में किस जीवन कौशल का विकास नहीं होता है? नैतिकता, मोरालिटी जो है वह कौन से जीवन कौशल का विकास नहीं करती है? अन्य व्यक्तियों से तादात्म्य, कोऑर्डिनेशन, व्यक्तिगत जीवन में सुचिता,
पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी जो है, सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता, ग्रेटनेस इन पब्लिक लाइफ। अगर सार्वजनिक जीवन में मतलब अपने समाज, परिवार, रिश्तेदारों के साथ जो जीवन के उसके एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उसमें श्रेष्ठता हासिल कर सकता है नैतिकता से। लेकिन आर्थिक स्वावलंबन से नैतिकता का कोई सीधा संबंध नहीं है। संबंध हो सकता है मगर सीधा सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के क्रिया तथा बड़ों के प्रतिक्रिया का प्रतिफल क्या होता है। अगर बच्चा कोई क्रिया करता है और बड़ों से उसका प्रतिफल मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, तो इन दोनों का प्रतिफल किस रूप में बढ़ता है। तो इन दोनों का प्रतिफल जो है वह लगाव के रूप में बढ़ता है। अगर प्रतिक्रिया स्नेहपूर्ण है तो लगाव बढ़ेगा, अगर प्रतिक्रिया स्नेहपूर्ण नहीं है तो लगाव घटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली महिला शिक्षक लिखा गया है। शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है सावित्रीबाई फुले जी को, जो कि ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी। और बालिका विद्यालय खोलने के बाद बालिकाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक की उस समय बहुत दिक्कत थी, नहीं थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका, आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जॉन बाल्बी लगाव पूर्वक की अवस्था मानते हैं। 0 से 6 हफ्ते, 0 से 6 माह, 0 से 6 साल या 6 से 14 साल। तो जॉन बाल्बी का जो लगाव का सिद्धांत है उसमें वह मानते हैं कि 0 से 6 हफ्ते तक लगाव पूर्व की अवस्था होती है। इस समय बच्चे का कोई लगाव नहीं होता है, इस समय बच्चे किसी को पहचानते नहीं हैं और उनसे कोई लगाव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था। तो बच्चे अपने पहचान को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यह किशोरावस्था में होता है। 12 से 18 साल के बीच में पहचान 12 से 18 साल के बीच में बच्चे अपने पहचान को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उसमें विफल होने पर पहचान भ्रांति उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि मतलब मेरी पहचान क्या है, इससे मैं दूर हो रहा हूँ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लगाव का सर्वाधिक प्रबलन होता है। लगाव तो जनरेट होता ही है, नेचुरल है। अब इसका प्रबलन, अब इसको कब ज़्यादा बल मिलता है, कब यह बढ़ सकता है। संवेगात्मक रूप से सक्रिय अवस्था में, जब इमोशनली व्यक्ति हो, शारीरिक रूप से सक्रिय अवस्था में, मानसिक सक्रियता की अवस्था में और अध्ययन की अवस्था में। तो इसका सीधा सीधा लगाव जो है वह एक संवेगात्मक गुण है। तो संवेगात्मक रूप से सक्रिय अवस्था, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो, दुख में हो, उस समय अगर लगाव प्रदर्शित किया जाए, उसके साथ समर्थन प्रदर्शित किया जाए तो लगाव का प्रबलन होता है। और यह बच्चों में ही नहीं, बच्चों में हालांकि ज़्यादा होता है, वयस्कों में भी लगाव का सर्वाधिक प्रबलन संवेगात्मक रूप से सक्रिय अवस्था में होता है, जब आदमी इमोशनली एक्टिवेटेड रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों में खेल के माध्यम से क्या नहीं होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या आर्थिक विकास। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों में खेल के माध्यम से आर्थिक विकास नहीं होता है। हालांकि खेल आर्थिक विकास का एक साधन है मगर बच्चों के लिए नहीं है। यह वयस्कता की उम्र पे हो सकता है, छोटे बच्चों में आर्थिक विकास का साधन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नैतिकता मनुष्य के मूल स्वभाव पर अंकुश लगाती है, यह किसका विचार है। सिगमंड फ्राइड का विचार है कि नैतिकता जो है यह मनुष्यता के मूल स्वभावों पर अंकुश लगाती है या उसका समर्थन नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवधारणा में अंतःकरण प्रेरित अवस्था होती है। अंतःकरण प्रेरित अवस्था जो होती है वह सर्वोच्च अवस्था होती है कोहलबर्ग के अनुसार, और इस अवस्था को उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं। यह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित प्रश्न हैं उनमें से बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन प्रश्नों के प्रैक्टिस का, वहाँ से आप इन्हें हासिल कर सकते हैं तथा उत्तर इस वीडियो में बता ही दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें
और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को यूज करके आप सेल्फ इवेल्युएशन सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।